Now we are going to start the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. थर्ड पार्ट, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848, यानी क्रांतियों का युग 1830 से 1848। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा, फ्रांस में 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गई। फ्रांस में 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का राज रहा। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जब कंजर्वेटिव्स आए, उन्होंने उस बर्बन डायनेस्टी को, जिसको 1789 में ओवरथ्रो कर दिया गया था, वापस पावर में लेके आए। अब जैसे जैसे कंजर्वेटिव डिज़ाइन ने अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में जो लिबरलिज्म थे, जिसमें एजुकेटेड लोग जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क, मिडिल क्लास बिजनेसमैन आते थे, उन्हें और नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन की लीडरशिप यही लोग कर रहे थे। फर्स्ट विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। 1815 में मोनार्की लाने के लिए जिन बर्बन डायनेस्टी के किंग को वापस पावर में लाया गया था, उन्हें इन लिबरलिज्म रिवॉल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर दिया और उनके प्लेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई, जिसके हेड लुई फिलिप थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स जिसमें किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करना होगा, वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कंजर्वेटिव मैटरडिक ने एक बार फिर रिमार्क किया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि फ्रांस में होने वाले पॉलिटिकल इंसिडेंट का असर पूरे यूरोप पर पड़ता है, और ऐसा हुआ भी। जुलाई रिवॉल्यूशन से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप वह यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एरिस्टोक्रेसी क्लास में नेशनलिज्म की भावना का संचार किया, वह थी ग्रीक की फ्रीडम फाइट। ग्रीस पर 15वीं सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर रखा था। यह ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम समुदाय के टर्किश लोग थे। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने से ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ग्रीस को वेस्ट यूरोप का सपोर्ट मिला, जो कि एंशियंट ग्रीस कल्चर के प्रति सहानुभूति रखते थे। इस स्ट्रगल में पोएट और आर्टिस्ट ने भी ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना बताकर प्रशंसा की और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में स्ट्रगल के लिए लोगों को एकजुट किया। इन्हीं में एक पोएट थे लॉर्ड बायरन। इन्होंने इस कार्य के लिए धन भी इकट्ठा किया और बाद में वार में फाइट करने भी गए। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन मीन्स स्वतंत्र राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद की भावना का विकास सिर्फ युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। इसमें कल्चर यानी संस्कृति ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। कला, कविता, कहानियाँ और संगीत ने भी नेशनलिज्म की भावना को व्यक्त करने में हेल्प की। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करना चाहता था। ये रोमांटिक पोएट्स, आर्टिस्ट जनरली तर्क वितर्क और साइंस की महिमा मंडल को क्रिटिसाइज करते थे, यानी इसकी आलोचना करते थे। ये सेंटिमेंट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। इनकी कोशिश थी कि एक नेशन का आधार एक शेयर कॉमन कल्चर हो, ताकि उनकी एक सामूहिक पहचान हो सके। ऐसे ही एक फिलोसोफर थे यूहान ग्रोटिफाइड, जिन्होंने माना कि किसी नेशन की सच्ची आत्मा लोकगीतों, लोक नृत्य, जन काव्य से प्रकट होती थी। नेशन बिल्डिंग मीन्स राष्ट्र निर्माण के लिए इनको कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करना जरूरी है। स्थानीय भाषा पर बल देना और स्थानीय साहित्य को कलेक्ट करना का एम निरक्षर लोगों तक मॉडर्न नेशनलिज्म संदेश पहुंचाना था। ऐसा ही एक केस पोलैंड का था, जिसका ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया जैसी ग्रेट पावर ने विभाजन कर दिया। पोलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज के जरिए अपनी नेशनल फीलिंग को जीवित रखा। लैंग्वेज ने नेशनलिज्म की भावना का डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई। पोलैंड पर रशिया के कब्जे के बाद वहाँ स्कूल से पोलिश लैंग्वेज हटाकर रशियन लैंग्वेज को लादा गया। यहाँ लैंग्वेज को एक वेपन यानी हथियार की तरह यूज़ किया गया। चर्च, धार्मिक आयोजन में पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करने पर बल दिए जाने लगा, जिसका नतीजा बिशपों और पादरियों को जेल में डाल दिया गया और सज़ा के तौर पर उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। लेकिन उन्होंने रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पोलिश लैंग्वेज
रशियन डोमिनीज के अगेंस्ट में सिंगल ऑफ स्ट्रगल के रूप में देखी जाने लगी, यानी संघर्ष का प्रतीक। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में यूरोप में काफ़ी 1830 यूरोप में काफ़ी हार्डशिप यानी कठिनाई लेकर आया। 19th सेंचुरी से स्टार्टिंग में यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई। रूरल एरियाज़ मीन्स ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या शहरों में भीड़ भरी बस्तियों में आकर रहने लगी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को काफ़ी कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा था, मेनली टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग को, बिकॉज इंग्लैंड के मशीन से बना इम्पोर्टेड कपड़ा काफ़ी सस्ता होता था। यूरोप के कुछ पार्ट में अभी भी एरिस्टोक्रेसी क्लास अपनी पावर को एंजॉय कर रहा था, जबकि किसान ड्यूज और ड्यूटीज़ के बोझ से दबा जा रहा था। किसी वर्ष फसल खराब होने से विलेजेस में काफ़ी गरीबी फैल जाती थी। 1848 ऐसा ही एग्जाम्पल है, जब पेरिस के लोग खाने पीने की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग सड़क पर उतर आए। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए एंड लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर किया गया। उसी समय नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक की घोषणा करते हुए सफ्रेज टू ऑल मीन्स 21 ईयर से ऊपर सभी एडल्ट मेन को वोटिंग का अधिकार दिया एंड राइट टू वर्क की गारंटी दी एंड नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में वीवर्स यानी बुनकरों ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में विद्रोह किया जो उन्हें रॉ मटेरियल देकर फिनिश्ड गुड्स लेते थे, लेकिन प्राइस बहुत कम देते थे, यानी कीमत बहुत कम देते थे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में यूरोप में एक तरफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग से ग्रस्त पीजेंट्स एंड वर्कर्स विद्रोह कर रहे थे, वहीं एजुकेटेड मिडिल क्लास भी रिवोल्ट कर रहे थे। यूरोप के अदर पार्ट्स में अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अब अस्तित्व में नहीं आए थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। यहाँ लिबरल्स मिडिल क्लास के मेन वुमेन ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड से जोड़कर उन्होंने बढ़ते हुए जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक नेशन स्टेट की डिमांड को आगे बढ़ाया। जर्मनी में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन जिनके मेंबर मिडिल क्लास बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरियस आर्टिस्ट थे ने मिलकर फ्रैंकफर्ट सिटी में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के फेवर में वोट का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट में अपना स्थान ग्रहण किया। यह पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता एक राजा को सौंपी गई, जिनको संसद के अधीन रहना था। मीन्स यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात हो रही है, जिसमें किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम करना था। जब रिप्रेजेंटेटिव ने पर्शिया के किंग फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को क्राउन पहनाने की पेशकश की, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन मोनार्क्स मीन्स राजाओं का साथ दिया जो इलेक्टेड असेंबली के अपोजिशन मीन्स विरोधी थे। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और आर्टिस्ट की डिमांड का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे एंड फाइनली ट्रूप्स वर कॉल्ड यानी सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने को मजबूर हुई। लिबरल मूवमेंट में वुमेन ने बड़ी संख्या में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, बट उनको सफ्रेज मीन्स वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट आयोजित की गई, तब भी उन्हें केवल विजिटर गैलरी में खड़े होने दिया गया। 1848 में कंजर्वेटिव डिज़ाइन लिबरल्स मूवमेंट को दबाने में सक्सेस रही, बट ओल्ड ऑर्डर मोनार्क को रिस्टोर करने में सक्सेस नहीं रही। अब राजाओं ने ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि रिवॉल्यूशंस एंड रिप्रेसेशन मीन्स क्रांति और दमन की इस साइकिल यानी चक्र को लिबरल नेशनलिस्ट को
कुछ रियायतें देकर ही ख़त्म किया जा सकता है। सो आफ्टर द ईयर ऑफ 1848 सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स यानी निरंकुश राजाओं ने उन चेंजेस को स्टार्ट किया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हेम्सबर्ग एंड रशिया में सेफडन यानी भूदासत्व एंड बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। Now, let's take the fourth part of the first chapter, the making of Germany and Italy, यानी जर्मनी एंड इटली का निर्माण। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या एक सेना एक राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? अभी तक नेशनलिज्म को लिबरलिज्म एंड रिवॉल्यूशन से जोड़ा जाता था, लेकिन 1848 के बाद ये डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म से अलग हो गया। अब कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादियों ने पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन यानी राजनीतिक प्रभुत्व अचीव करने और स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करने लगी। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट। इससे पहले आपने देखा नेशनलिज्म की भावनाएं मिडिल क्लास जर्मनी लोगों में ज़्यादा थीं। उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा शासित नेशन स्टेट बनाने के लिए ट्राई किया था, बट लिबरलिज्म की इस नेशन स्टेट बनाने की पहल को मोनार्क्स एंड मिलिट्री ने मिलकर दबा दिया। इसमें प्रशिया के बड़े जंकर्स में जिनकी अपनी बहुत बड़ी ज़मीनें होती थीं ने भी सपोर्ट किया। अब प्रशिया जो कि जर्मनी का एक छोटा सा पार्ट था, उसने नेशनल यूनिफिकेशन मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। ऑटो वन बिस्मार्क इसके चीफ मिनिस्टर थे और जनक भी, बिकॉज इन्होंने ही इस प्रोसेस को पूरा किया था। इसके लिए प्रशिया की सेना और नौकरशाही की इन्होंने हेल्प ली। 7 ईयर्स में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस से 3 वॉर्स में प्रशिया की विक्ट्री यानी जीत हुई एंड यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। यूनिफिकेशन मीन्स होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री मिलकर एक सिंगल कंट्री बनाते हैं। जनवरी 1871 में वर्सेलिस में हुए एक सेरेमनी में प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर डिक्लेयर किया गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 यानी 18 जनवरी 1871 की एक बहुत ठंडी सुबह थी और जर्मनी स्टेट के प्रिंस एंड आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिया के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क इस असेंबली में वर्सेलिस के पैलेस के एक हॉल जिसे हॉल ऑफ मिरर कहा जाता था वहां इकट्ठा हुए। इस सभा में प्रशिया के काइज़र विलियम फर्स्ट को न्यू जर्मन एम्परर डिक्लेयर किया गया। काइज़र मीन्स होता है किंग। जर्मनी में नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस प्रशिया की स्टेट की पावर को शो करता था। न्यू स्टेट ने करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशल सिस्टम यानी कानूनी व्यवस्था के मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया। प्रशिया द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मनी, इटली का भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। 19 जनवरी के मिडिल में इटली 7 स्टेट में डिवाइड था, जिसमें सिर्फ एक स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट में इटालियन प्रिंस का रूल चलता था एंड सिर्फ यहीं पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के अंडर में था। सेंट्रल में पोप का रूल चलता था एंड सदर्न रीजन में स्पेन के बर्बन किंग्स का रूल चलता था। इटालियन लैंग्वेज कॉमन फॉर्म में नहीं थी। एज यू हैव रिमेंबर, फर्स्ट पार्ट में हमने 1830 के रिवॉल्यूशंस में जोसेपी मैज़नी का जिक्र किया था, जो कि जियोना में बॉर्न हुए थे। उन्होंने भी यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक के लिए ट्राई किया था एंड इसके लिए यंग इटली नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। इसके बाद भी रिवॉल्यूशनरीज ने इसके लिए ट्राई किया बट वे सक्सेस नहीं रही। अब वार के जरिए इटालियन स्टेट के यूनिफाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर किंग विक्टर एमैनुएल II पर आ गई। इनके चीफ मिनिस्टर थे कावोर, जिन्होंने इटालियन रीजन को यूनिफाइड करने वाले मूवमेंट का नेतृत्व किया। वे ना तो रिवॉल्यूशनरी थे, ना वे डेमोक्रेसी में बिलीव रखने वाले, और इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छी वे फ्रेंच बोलते थे। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रिया को फोर्सफुली हराने में सक्सेस रही।
रेगुलर ट्रूप्स के अलावा जोसेपी गैरिबोल्डी की लीडरशिप में भारी संख्या में स्वयंसेवकों ने इस वार में हिस्सा लिया। जोसेपी गैरिबोल्डी एक लोकल लीडर थे और जिनकी अपनी रेड शर्ट नाम से एक छोटी सी आर्मी थी। 1860 में साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलिया के स्टेट में एंटर कर गए एंड स्पेनिश रूलर को हराने के लिए लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट पाने में सफल रहे। 1861 में विक्टर एमनुएल सेकेंड को यूनिफाइड इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया गया। इटली की अधिकांश पॉपुलेशन जिसमें इलिटरेसी यानी निरक्षर दर काफ़ी अधिक थी, वे अभी भी लिबरलिज्म नेशन की आइडियोलॉजी से अवेयर नहीं थे, यानी अनजान थे। साउथ इटली के जिन पीजेंट्स ने गैरिबोल्डी को सपोर्ट किया था, उन्होंने इटलिया के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वे मानते थे कि लाटेरिया विक्टर एमनुएल सेकेंड की वाइफ थी। वे लाटेरिया के नारे लगाते थे जिसका मीनिंग होता था इटली जीतेगा, लेकिन वो इसका मीनिंग भी नहीं जानते थे। नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। In Britain, the formation of nation-state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was a result of a long drawn-out process. ब्रिटेन में नेशन स्टेट का निर्माण अचानक हुई किसी उथल पुथल या किसी रिवॉल्यूशन का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रोसेस का नतीजा था। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नेशन था ही नहीं। ब्रिटिश आइलैंड्स मीन्स द्वीप समूह पर रहने वाले लोग इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश की मुख्य पहचान एथनिक थी। एथनिक मीन्स होता है विशेष जाति या धर्म से संबंधित। इन सब की अपनी कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस यानी परंपराएं थीं। जैसे जैसे इंग्लिश नेशन की वेल्थ यानी धन दौलत, इम्पोर्टेंस यानी अहमियत एंड पावर में वृद्धि हुई, ये पूरे आइलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुआ। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक लंबे स्ट्रगल के बाद मोनार्क यानी राजा की सारी पावर छीन ली। इस पार्लियामेंट के थ्रू एक नेशन स्टेट का निर्माण हुआ जिसका सेंटर इंग्लैंड था। 1707 में इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। ब्रिटेन पार्लियामेंट में भी इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा रहता था। ब्रिटेन की पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गेलिक लैंग्वेज को बोलने या अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की मनाही थी। इनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने को मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ। यह कंट्री कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। यहाँ प्रोटेस्टेंट मानने वाले माइनॉरिटी में थे एंड कैथोलिक मानने वाले मेजॉरिटी यानी ज़्यादा संख्या में थे। तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोगों को देश पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हेल्प की। इसके लिए विरोध में 1798 में कैथोलिक लोगों ने विद्रोह किया, जिसकी लीडरशिप वोल्फटोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन ने की, बट उनके इस विद्रोह को ब्रिटेन के द्वारा दबा दिया गया एंड फोर्सफुली 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. एक नए ब्रिटिश नेशन का निर्माण किया गया जिसके लिए इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। इस तरह ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ और इसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे द ब्रिटिश फ्लैग यानी यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया एंड जो ओल्डर नेशन थे इस यूनियन में ओनली सपोर्टर के रूप में रह गए। That's all for today. Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon.